गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिस्ट्री पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। मतलब व्यापार से लेके शासन तक जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो किस तरह से अपनी सत्ता स्थापित करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर। जो औरंगजेब था वो आखिरी सबसे शक्तिशाली मुग़ल बादशाहों में आखिरी सबसे शक्तिशाली शासक था। ही established control over a very large part of the territory that is now known as India। उसका जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आज का जो भारत है उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर। तो आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मैनी मुग़ल गवर्नर्स जो सूबेदार थे एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम। तो उसकी जो मृत्यु के बाद बहुत सारे जो मुग़ल सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार वो अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। अपने ही जो क्षेत्र होते थे, जो उनके रीजन होते थे, जिन रीजन के वो सूबेदार थे या जिन रीजन के वो जमींदार थे, वहाँ उन्होंने उनकी खुद की रीजनल जो किंगडम थी वो इस्टेब्लिश कर ली। एज पावर रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। जैसे जैसे पावरफुल जो ये क्षेत्रीय राज्य थे वो भारत के अलग अलग पार्ट में उभरने लगे या इमर्ज होने लगे, स्थापित होने लगे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। जो दिल्ली था वो अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। बाई द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में, हाउएवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन द ब्रिटिश। मतलब ये कि 18वीं शताब्दी के जो पहला जो फर्स्ट जो सेकंड हाफ था उस तक जो राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो वास्तव में एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी मतलब छोटी व्यापारिक कंपनी थी और वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत पर आए और यहाँ के इलाकों के कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। तो वो किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य के, इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। और इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम आउट। इस चैप्टर में यही आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं और उनके पुत्र कैप्टन हडसन ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके द्वारा अरेस्ट किए गए। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुग़ल रूलर। औरंगजेब के बाद कोई भी शक्तिशाली मुग़ल बादशाह नहीं हुआ। बट मुग़ल एम्परर कंटिन्यूड टू बाय सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो मुग़ल एम्परर्स थे उसके बाद जो मुग़ल एम्परर्स थे वो सिम्बॉलिकल वो फिर भी महत्व रखते थे। तो इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफ़र द मुग़ल एम्परर एट द टाइम। मतलब जब 1857 का जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहला स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ उस समय बहादुर शाह जफ़र मुग़ल बादशाह थे। वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर। उनको एक प्राकृतिक नेता के रूप में देखा जाता था। लोग उनको अपना शासक ही मानते थे। वंस अ रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी। जब जो आंदोलन था वो कंपनी के द्वारा दबा दिया गया। बहादुर शाह जफ़र वाज फोर्स टू लीव द किंगडम। बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किया गया, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। और उनके बेटे को जफ़र के सामने ही मार डाला। मतलब उनके बेटों को मार डाला गया उनके सामने ही। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना।
In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात चार्टर जिसको बोलते हैं इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसमें एलिजाबेथ वन ग्रांटेड इट टू सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इजाज़तनामा इसका हासिल कर लिया कि कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। मतलब ईस्ट से जो इंग्लैंड के ईस्ट में एशिया आता है तो उसमें वहाँ पर उनको महारानी से उनको परमिशन मिल गई कि वहाँ ईस्ट में वो व्यापार कर सकेंगे। तो दिस मीन्ड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंपेयर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और कोई भी कंपनी इंग्लैंड की वो compete नहीं कर सकती थी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। इस चार्टर के साथ जो ये था कि इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट गुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस। मतलब वो नए समुद्र पार जाकर नए इलाकों को तलाश सकती थी, खंगाल सकती थी, जहाँ से वो सस्ते दामों पर चीज़ें खरीद कर और फिर उसको यूरोप में वापस ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच सके। The company did not have to fear competition from other England trading companies। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इंग्लैंड की दूसरी और किसी व्यापारिक कंपनी से कोई डर नहीं था। mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। तो सब जानते थे कि जो वाणिज्यिक कंपनियां जो होती हैं, मर्चेंटाइल जो कंपनियां होती हैं, मतलब जो व्यापार के लिए जो ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, वहाँ से उन पर कोई कंपटीशन से बचकर ही वो मुनाफा कमा सकती हैं। यदि मार्केट में 2 कंपनियां होंगी तो मुनाफा बढ़ जाएगा। और यदि हम ऐसा भी देखते हैं कि यदि 2 दुकानें हैं आसपास, हमको यदि कोई चीज़ खरीदनी है और पास में ही 2 दुकानें हैं तो हम पहले उसका रेट पूछते हैं। तो जहाँ हमको कम मिलता है, कम दाम में चीज़ मिलती है, वहीं हम खरीदते हैं। तो और यदि वहाँ सिर्फ एक ही दुकान हुई तो जिस दाम में वो हमको बेचेगा हमें उसी दाम में ख़रीदना पड़ेगा। तो इसी तरह से यदि कंपटीशन में कोई कंपनी ना हो तो जो कंपनी है, जो एक इकलौती जो कंपनी है वो अच्छा मुनाफा कमा सकती है। तो यदि कोई कंपटीशन में नहीं है कंपनी, तभी वो सस्ती चीज़ें खरीद के ऊंचे दामों में उसे बेच सकती है। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। जो रॉयल चार्टर था, जो ये इजाज़तनामा था, उसके द्वारा यूरोप की दूसरी जो वो थी कंपनियाँ, इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं कर सकती थी, पर यूरोप में और भी देश थे, उनकी कंपनियों को एंटर करने से पूर्व में या भारत में एंटर करने से नहीं रोक सकती थी। तो बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, समय के साथ जो था पहला जो ब्रिटिश शिप था वो सबसे पहले अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में उतरा, राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड crossed the Indian Ocean. The Portuguese has already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, the Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब ये क्या है कि जब तक इंग्लैंड का जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए
केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करता, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, उसके बाद वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी गई यात्रा, जो खोजी यात्रा वास्को डी गामा ने की 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया गया। सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में इंडिया के कोस्ट पर पहुंचा और 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। मतलब अंग्रेज़ों से पहले सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज़ इंडिया में आए। तो द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब प्रॉब्लम सबके साथ ये थी यहाँ पर कि जो सारी कंपनी थी वो केवल एक जैसी चीज़ें खरीदने में ही इंटरेस्टेड थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, बहुत अच्छी गुणवत्ता का कॉटन, जो मतलब सूती कपड़ा और सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो भारत में अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन और सिल्क होता था उसको सारी यूरोपियन कंपनियां खरीदना चाहती थी और यूरोप में इसका बहुत बड़ा मार्केट था। तो पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। काली मिर्च, लौंग, इलायची और सिनेमन, इसको दालचीनी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। तो अब इसके साथ क्या हुआ कि ये जो सारी चीज़ें थी तो यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन था इन कंपनियों के बीच में, भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। तो अब इन व्यापारिक जो कंपनियां थी उनको फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दें। एंड दिस reduce the profit and there could be earned. The only way the trading companies could flourish was eliminated, led to fierce battle between the trading companies। मतलब ये था कि इस कंपटीशन को ख़त्म करने का सिर्फ एक रास्ता था कि वो अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज को अपने रास्ते से ख़त्म कर दें या उनको हटा दें। तो थ्रू द 17th and 18th high centuries they regularly sank each other's ship, blocked routes and prevented rival ships from moving with supply of goods। तब ये कि जो इसके कारण क्या हुआ, बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक जो कंपनियां थी उनके बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे हुए जहाज़ों को आगे जाने से बढ़ने से रोक देती। तो ये जो ट्रेड was carried on with arms and trading posts were protected through fortification। मतलब ये था कि ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था। With this effort to fortify settlement and carry to profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened। तो इसका मतलब ये है कि अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण जो स्थानीय शासक थे उनसे भी टकराव होने लगा इन कंपनियों का। तो इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब इसमें देखेंगे कि लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। मतलब देखेंगे कि इसमें आगे क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि इंग्लैंड की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में जो बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का जो कॉटन और सिल्क मिलता था, साथ में जो मसाले थे, उन सभी के लिए यूरोपियन कंपनियों में होड़ लगी हुई थी।
और उसके लिए उनमें उनके बीच लड़ाइयाँ भी हुई और अपनी उनकी जो किलेबंदी थी, मतलब उनका जो व्यापारिक जो सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर जो था, उसको उनको किलेबंदी करके रखनी पड़ती थी, उसको उनको बचा के रखना पड़ता था और इस कारण उनको हथियारों का प्रयोग करना पड़ता था और साथ में और बाकी और चीज़ें भी करनी पड़ती थी। दूसरी कंपनीज़ के जहाज़ उनको डुबोने पड़ते थे माल से भरे हुए, उनको उनका रास्ता रोकना पड़ता था। और साथ में ये भी हुआ कि जो लोकल रूलर्स थे, जो लोकल शासक थे भारत के, उनसे भी उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था उनकी तरफ से। और इसलिए जो था कि पॉलिटिक्स और व्यापार, उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, इसलिए उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और इसके साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। साथ में सबसे पहले मकसद उनका यही था कि वो व्यापार करने आए थे, परंतु उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पे व्यापार और पॉलिटिक्स या राजनीति, इसको अलग कर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने फिर राजनीति में कूदने का मन बनाया। और फिर आगे इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया बंगाल में। तो ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल से आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है।